नमस्कार, आप देख रहे हैं यूथ इंडिया लाइव और मैं हूं अश्विनी सिंह राजपूत। आज मैं मौजूद हूं शाहजहांपुर डिस्ट्रिक्ट में और आज मैं मौजूद हूं एसएस कॉलेज और आपको बता देना चाहता हूं कि जो एसएस कॉलेज के नए प्राचार्य हैं डॉक्टर अनुराग अग्रवाल जी बनाए गए हैं, उन्हीं से आज हम मिलने के लिए, हमारी पूरी टीम मिलने के लिए आज शाहजहांपुर आई है। तो मुलाकात करते हैं इस खास शख्सियत से जो हमारे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर अनुराग अग्रवाल जी। सर बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमें आज समय दिया। सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू, आपके चैनल ने आज हमसे वार्ता के लिए समय लिया जी, और आपने इतना समय वेट भी किया। कोई नहीं सर, आकर जो वृक्षारोपण अभियान चल रहा है तो उसमें थोड़ी व्यस्तता थी। अच्छा जी। तो सर सबसे पहले हम ये जानना चाहते हैं कि आज एक बड़ी भूमिका के रूप में आप कॉलेज के पद पे अपने हैं, क्या आपका ड्रीम था, क्या आपकी जो जर्नी थी, क्या लगता है कि आप इस मुकाम तक पहुँचेंगे, कैसा रहा सफ़र, ये ऐसा दर्शकों को बताइए। देखिए, जब मैं बीकॉम में पढ़ता था तब मैं अपने टीचर से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ जी, और उस समय पढ़ते पढ़ते मैंने निश्चित कर लिया था मुझे शिक्षा के क्षेत्र में आना है जी, तो बीकॉम करते करते मैंने अपना टारगेट बना लिया था कि मुझे डिग्री कॉलेज के अंदर पढ़ाना है। उसी को ध्यान में रख करके फिर मैंने आगे एमकॉम की बड़ी गहराई से पढ़ाई की, पीएचडी किया और फिर बाद में इस कॉलेज के अंदर वैकेंसी निकली 1985 में, तो मैंने अप्लाई किया जी। 1986 में यहाँ मेरा अपॉइंटमेंट हो गया और उसके बाद मैं कॉमर्स डिपार्टमेंट में पढ़ाता रहा। 2008 में हमारे जो कॉमर्स के हेड थे डॉक्टर ए.के. मिश्रा, वो इस कॉलेज के प्रिंसिपल अपॉइंट हो गए जी, तो उसके बाद सीनियरिटी से मैं था, इसलिए मैं कॉमर्स डिपार्टमेंट का हेड हो गया और 2021 तक मैंने उस विभाग को चलाया और उसके बाद डॉक्टर ए.के. मिश्रा साहब जून में रिटायर हो गए तो उनके बाद सीनियरिटी के आधार पर मुझको ये पद प्राचार्य का प्राप्त हो गया। जब तक मैं कॉमर्स में हेड के रूप में रहा तो मेरा ये एक सपना था कि कॉमर्स का विस्तार हो, जी, तो कॉमर्स एक ऐसी शिक्षा है जो बच्चों को रोजगार देने में समर्थ है बिल्कुल, और उसके पास ऑप्शन भी ज़्यादा होते हैं कॉमर्स पढ़ने वाले के पास। तो हमने अपने कार्यकाल में बीकॉम के अलावा बीबीए कक्षाएं प्रारंभ कराईं, ई कॉमर्स का सर्टिफिकेट कोर्स ये प्रारंभ कराया, इसके अलावा बीकॉम ऑनर्स, बीकॉम फाइनेंस खुलवाए और इस साल हम लोग बहुत जल्दी बीकॉम कंप्यूटर खुलवाने जा रहे हैं और कॉमर्स में पीजी एमकॉम भी हम लोगों ने बीच में खुलवाया। तो इस तरह से कॉमर्स की शिक्षा का विस्तार किया और आज भगवान की कृपा से और स्वामी जी के आशीर्वाद से हमारा कॉमर्स डिपार्टमेंट रोहिलखंड विश्वविद्यालय के कॉमर्स डिपार्टमेंट्स में जी। जाना माना है, टॉप 10 में इसकी गिनती की जाती है। सर एक सवाल और है कि पहले के अंतराल से और अभी के अंतराल से एजुकेशन में काफ़ी परिवर्तन आया है, जहाँ वो ऑफलाइन से रिलेटेड बात हो जाए तो ऑनलाइन से जो पढ़ाई के प्रति बच्चों को डिस्टेंस आ रही, उसके पीछे क्या आप अपनी राय रखते हैं? रखे बात बताइए। देखिए, पहले के समय में और आज के समय में बहुत ज़मीन आसमान का अंतर आया है। पहला अंतर तो ये है कि जो बच्चे पहले आया करते थे, जिस समय हमने नौकरी शुरू की थी 1986 में, जी, तो ज़्यादातर बच्चे खाली हिंदी मीडियम के होते थे और लड़कियां कॉमर्स बिल्कुल भी नहीं लेती थी। लेकिन अब अंतर एक तो ये आया है कि बच्चे इंग्लिश मीडियम के आते हैं, वो ये चाहते हैं जो लेक्चर हो वो हिंदी इंग्लिश दोनों का मिक्स हो, बिल्कुल, क्योंकि जो बच्चा इंग्लिश मीडियम में आता है वो भी 100% अंग्रेजी नहीं जानता, बिल्कुल, वो भी चाहता बीच में हिंदी बोली जाए और हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी आते हैं। तो लेक्चर का लेवल वो रखना पड़ता है जो दोनों प्रकार के बच्चों को समझ में आए। दूसरी बात यह है कि अब कॉमर्स में लड़कियाँ बहुत आने लगी। जी, तो पहले लड़कियां नहीं होती थी, सारे बॉयज होते थे, तो अब हम लोगों को लेक्चर लेते समय ये भी ध्यान रखना होता है कि हमारे क्लास का टाइम ऐसा हो जिसमें लड़कियां भी आ सकें। सपोज पहले हम सुबह 8 बजे क्लास लगा लिया करते थे, जी, लेकिन अब ये चूँकि लड़कियां घरों में काम करती हैं, अपने उनके ऊपर जिम्मेदारियां होती हैं परिवार की, तो वो 8 बजे नहीं आ पाती, जी, इसलिए हम लोगों को अब 11 बजे लेक्चर लेना होता है कि लड़कियाँ भी उसके अंदर आ सकें और बैठ सकें। साथ में ये भी ध्यान रखना होता है कि जेंडर इक्वलिटी का वातावरण भी बना रहे और सभी प्रकार से कोई रैगिंग आदि की समस्या भी ना हो। दूसरा ये है कि अब बच्चे चूँकि कोएट से पढ़ कर के आते हैं जी, और तमाम इंग्लिश स्कूलों से आते हैं, तो उनका व्यवहार बहुत बदला हुआ होता है, उनका आचरण अलग होता है। जी, पहले जो बच्चे आते थे वो एकदम ऐसा लगता था जैसे वो एक विशेष कल्चर से, संस्कारों से बंधे हुए आ रहे हैं। अब बड़े एडवांस प्रकार के बच्चे आते हैं और उनके साथ हम लोगों को अपना तालमेल बिठाना होता है। इसके अलावा चूँकि ये मोबाइल का युग है तो बच्चे बहुत सी चीज़ों से ऑलरेडी परिचित होते हैं कि किस तरह से मेल करना है, कैसे व्हाट्सएप का यूज करना है, तो हम लोग उनको टेक्निकल तरीके से भी एजुकेशन देने में समर्थ होते हैं।
कई बार ऐसा होता है कि बच्चे कॉलेज में नहीं आ पा रहे हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम है, जैसे कोरोना काल में हुआ है, तो हम लोगों ने फिर कोशिश की है कि उनको व्हाट्सएप के माध्यम से सपोर्ट करें। यूट्यूब पे भी लेक्चर डाले गए हैं, इस तरह से उन्हें पढ़ाने का प्रयास किया गया है। और कोरोना 19 ने तो पढ़ाई की रूपरेखा ही पूरी बदल दी है। एक सर, इसमें हम यह बात जानना चाह रहे हैं कि कोविड के समय बच्चों के हाथ में फ़ोन है, एजुकेशन भी ऑनलाइन स्कूलों के माध्यम से दी जा रही, अभिभावकों का क्या रोल है इसमें? ये बात बहुत सामने ज़्यादातर उभर के आती है। देखिए, अभिभावकों के सामने कई प्रकार की परेशानियां हैं। बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो ऐसी जगहों पर रहते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं, दूर क्षेत्रों में रहते हैं, जहां पर कि नेटवर्क की प्रॉब्लम है जी। तो उनके गार्जियंस की पहली प्रॉब्लम ये है कि अपने बच्चे को अगर हम मोबाइल दे भी देते हैं तो नेटवर्क नहीं आ रहा है, बिल्कुल, तो वो किस तरह से क्लास अटेंड करेगा। जी। तो या तो अपने बच्चे को उन्हें शहर भेजना पड़े, लेकिन कोविड-19 है तो ज़्यादा मोबिलाइजेशन हो नहीं सकता, बिल्कुल नहीं। तो ये पहली प्रॉब्लम आती है। दूसरी प्रॉब्लम ये है कि हर गार्जियन इतना समर्थ नहीं होता आर्थिक रूप से कि वो बच्चे को एक मोबाइल लेके दे सके, ऐसा जो मल्टीमीडिया से युक्त हो। जी जी महंगे मोबाइल होते हैं, जी। तो आर्थिक समस्याएं भी गार्जियंस के सामने आती हैं। एक प्रॉब्लम कुछ गार्जियंस और फेस करते हैं, जैसा उनसे चर्चा होती है कि बच्चे के हाथ में अगर मोबाइल आ जाता है तो मोबाइल का प्रयोग वो पढ़ाई के लिए जितना करता है उससे ज़्यादा दूसरे कामों में करने लगता है। जी जी बिल्कुल। तो उसका समय नष्ट होता है। उसको मोबाइल इसलिए दिया गया तुम क्लास अटेंड करो, अपना होमवर्क करो, लेकिन वो फ्रेंड्स से चैटिंग करने लगता है, इधर उधर की साइट खोल कर देखने लगता है। तो मोबाइल का उपयोग जितना होता है उससे ज़्यादा दुरुपयोग होने लगता है। जी। इसके अलावा डाटा चूँकि रिचार्ज कराना पड़ता है तो वो खर्चा परिवारों में बढ़ गया कि बच्चे डाटा यूज़ कर रहे हैं पढ़ाई पे 1 घंटा, बाकी कामों पे एंटरटेनमेंट 2 घंटा 3 घंटा, तो बार बार डाटा रिचार्ज कराना पड़ता है। तो इस तरह की परेशानियां कुछ गार्जियंस के सामने आई हैं। और जो छोटे बच्चे हैं या थोड़े से एकदम कहना चाहिए एकदम यंग बच्चे हैं, शुरू में जो BA पार्ट 1 में BCom 1 में एडमिशन लेते हैं, उनकी मैंने महसूस किया आई साइट की प्रॉब्लम आने लगी है कि लगातार मोबाइल देख रहे हैं, लैपटॉप देख रहे हैं, तो उनकी आंख पर स्ट्रेन पड़ता है। स्ट्रेस पड़ने पर आंख कमज़ोर होने लगी है, सिर में दर्द होने लगा है। इस तरह कुछ समस्याएं सामने आ रही हैं। कोई उपाय हमारे दर्शकों के लिए कि इन चीज़ों को कैसे दूर किया जा सकता है? अभिभावकों को सख्ती करना चाहिए या बच्चों पे ध्यान देना चाहिए? कोई ऐसे उपाय दर्शकों के लिए? हाँ, देखिए, जो बच्चे समझदार हैं, जो खुद अपना भला बुरा समझते हैं, उनके पास अगर मोबाइल है तो उन्हें खाली गाइड करने की ज़रूरत होती है कि बेटा आपको किस तरह इसको यूज करना है। लेकिन जो बच्चे ऐसे उनको नया मोबाइल दिया गया है या मोबाइल था लेकिन वो मैच्योर्ड नहीं है बच्चे अभी, तो उन पर थोड़ा सा अनुशासन बनाने की आवश्यकता होती है। उसका तरीका ये होना चाहिए कि जो उनके स्कूल से लेक्चर का टाइम है उस टाइम उन्हें मोबाइल दिया जाए। बिल्कुल। उसके बाद में जो उनका होमवर्क का टाइम है उस टाइम उन्हें मोबाइल दिया जाए, बाकी समय मोबाइल उनसे लेकर के गार्जियंस के पास में जमा कर लिया जाए। तो एक तो प्रयास ये करना चाहिए। दूसरा प्रयास ये भी कर सकते हैं गार्जियंस कि अगर एक मोहल्ले में, एक कॉलोनी में एक ही स्कूल के पढ़ने वाले कई बच्चे हैं तो वो बच्चे जो है केवल एक ऐसी डिवाइस क्रिएट कर लें कि वो उस डिवाइस के माध्यम से आपस में बातचीत कर सकें और अपने लेक्चर को अटेंड कर सकें। ये भी कर सकते हैं कि हम इस तरह का कनेक्शन एक ले लें कि एक ही कनेक्शन, जैसे इंटरनेट होता है, तो वो कनेक्शन जो है 8-10 आसपास के घरों में एक साथ काम कर सके, तो उससे खर्चा भी कम हो जाएगा और बच्चे भी इकट्ठा मिल करके पढ़ सकते हैं। और कोशिश ये करें कि जो गार्जियन समृद्ध हैं वो बच्चों को मोबाइल के स्थान पर लैपटॉप प्रोवाइड कराएं। लैपटॉप पे पढ़ाई करने से बच्चों की आंखों पर उतना स्ट्रेन नहीं पड़ता है और बैठने का तरीका भी सही होता है, तो फिजिकली थोड़ा सा वो फिट रहते हैं। अंतिम सवाल यह जानना चाह रहे हैं हम, अभी आप नए दायित्व पे आप निर्वहन करेंगे, अभी तक जो कॉलेज में नहीं है शिक्षा, क्या आप लाना चाह रहे हैं कोर्सेज से रिलेटेड या कुछ अन्य चीज़ें जो बच्चों को जिनमें रुचि होती है जो अभी तक नहीं है, आपने सोच रहे हो कि ये चीज़ कॉलेज में होनी चाहिए, क्या नई चीज़ें? देखिए, कॉलेज को लेकर के आगे कई चीज़ें हम लोगों ने अपने अनुभव के आधार पर निश्चित की हैं। एक तो कोविड-19 ने हमें बहुत बड़ी शिक्षा दी है कि पढ़ाने की ऐसी संपूर्ण व्यवस्था महाविद्यालय में होनी चाहिए और महाविद्यालय के शिक्षकों को इतना ट्रेंड और कुशल होना चाहिए कि वो आधुनिक सूचना तंत्र के तकनीकियों को प्रयोग करके बच्चों को पढ़ा सकें। जी। अभी तक तो हमारे टीचर भी नहीं जानते थे जूम क्या होता है। बिल्कुल। उन्हें भी बताना पड़ा कि जूम ये होता है, इसको आप मोबाइल पे लोड कर सकते हो, घर जाके ऐसे पढ़ा सकते हैं। अब हमें पहला तो हमारी योजना ये है कि सारे टीचर्स को हम टेक्निकली साउंड करें, उनको स्किल्ड करें, उनके लिए वर्कशॉप कराएं। जी। दूसरा प्रोग्राम ये है कि बहुत से टीचर्स के पास में लैपटॉप नहीं है, तो कॉलेज की ओर से उन्हें कुछ सहायता दी जाए इस तरह से कि हर टीचर के पास अपना एक लैपटॉप हो जिसका प्रयोग करके वो अपनी टीचिंग का कार्य कर सके।
तीसरा प्रयोग हम लोग बहुत बड़ा ये करना चाहते हैं कि अपने कॉलेज में एक स्टूडियो बनाने का प्रोग्राम कर रहे हैं जिसमें डिफरेंट प्रकार के लेक्चर्स को रिकॉर्ड किया जा सके और वो रिकॉर्ड किए गए लेक्चर बच्चों के लिए यूट्यूब पर या फेसबुक पर इस तरह के मीडिया पर वो उपलब्ध हो सके। ये हमारा एक ड्रीम है, एक बड़ा प्रयास रहेगा, पूरा स्टूडियो बनाएं और उसके अंदर रिकॉर्डिंग की सुविधा रखी जाए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ डॉक्टर अनुराग अग्रवाल जी मौजूद थे जिन्होंने बताया कि फ्यूचर में क्या क्या प्लान हैं, भविष्य बच्चों को लेकर शिक्षा को कैसे वो नई तकनीक के साथ आगे बढ़ाएंगे, तमाम चीज़ें हमारे साथ साझा की। तो देखते रहिए यूथ इंडिया लाइव के साथ। जय हिंद, जय भारत, बहुत बहुत धन्यवाद।